Yes, Vijay, this was the part which we are supposed to do today, and I hope we will complete. So last function is controller of money supply या monetary policy. So monetary policy means that policy of the central bank of the country, with the help of which the central bank controls the credit in the country, या controls the money supply in the country, controls the rate of interest in the country, means anything related to money supply, credit, anything which gives the authority to RBI to control all these things, that is called, as a whole, that is called monetary policy. Okay, means this policy allows the RBI to control the money supply, to control the credit, and to control the rate of interest in the economy. Then it has further two parts, two types of tools are there, quantitative and qualitative. Quantitative tools which affect the all the sectors of the economy, we all people, whether we directly deal with the economic matters or do not deal, we are ordinary public, even then we all get affected. और जो ये होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, दे अफेक्ट सिलेक्टिव सेक्टर्स, कुछ एक सेक्टर्स के ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है, बट इनका इफेक्ट हम सब लोगों के ऊपर पड़ता है. ठीक है, अब इसमें से फर्स्ट क्या था, बैंक रेट. बैंक रेट का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि अब जो आरबीआई है ये कैसे कंट्रोल करता है सिस्टम को. इट कंट्रोल्स द सिस्टम बाय कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन और बाय कंट्रोलिंग दिस बाय चेकिंग द क्रेडिट एक्सपेंशन. ठीक है, क्रेडिट को एक्सपेंड करना या उसको रोकना, टू चेक द मनी सप्लाई, टू चेक द क्रेडिट और टू एक्सपेंड द क्रेडिट. चेक होता है रोकना और एक्सपेंड मतलब बढ़ाना. ठीक है, टू check or to expand the money supply or credit in the country, जो सेंट्रल बैंक है, it takes different measures. उनमें से फर्स्ट वन है बैंक रेट. तो अब पहले थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, whenever they have to take loan from the RBI, तो then they also have to pay the interest rate on that. ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, व्हेन इट प्रोवाइड्स, हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, व्हेन आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, तो देन इट चार्जेस सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज बैंक रेट. ठीक, अब कमर्शियल बैंक फिर आगे वो क्या करते हैं, दे लेंड मनी टू द ऑर्डिनरी पब्लिक. ऑर्डिनरी पब्लिक में ज्यादातर कौन से लोग होते हैं, ज्यादातर होते हैं बिजनेसमैन, दोज हु वांट टू डू इन्वेस्टमेंट. हम जो आम लोग हैं हाउस होल्ड के, ये थोड़े कम होते हैं. हम लोग क्या करते हैं, एट द मोस्ट वी गो टू बैंक फॉर टेकिंग पर्सनल लोन, कोई घर बनाने के लिए या कोई कार लेनी है या कुछ और हाउस होल्ड कुछ आइटम लेनी है, नॉर्मली हम लोग इसी तरह के काम के लिए जाते हैं. बट तो ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू द अमाउंट विच इज़ बोरोड बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द बिजनेसमैन. जो बिजनेस करते हैं वो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, नॉर्मली ये सभी देशों में ऐसे ही होता है. ठीक है, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, जैसे वो अपनी पे करते हैं इंटरेस्ट रेट टू सेंट्रल बैंक फॉर टेकिंग लोन, सिमिलरली दे ऑल्सो चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पब्लिक. ठीक है, जब आम लोग जाते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स, अब नाउ सी टू सिचुएशंस आर देयर. एक सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन और सेकेंड सिचुएशन होती है डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस डिमांड सिचुएशन एंड डिफ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन. ये सारा क्यों होता है, अब मैं आई विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट बिकॉज इट वाज ऑलरेडी टोल्ड इन डे बिफोर येस्टरडेज लेक्चर. ठीक है, अब मान लीजिए सिचुएशन है इन द कंट्री, देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन. अब इन दैट सिचुएशन आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल क्रेडिट. कंट्रोल मीन्स इट वांट्स टू स्क्वीज. स्क्वीज होता है जैसे हम बोलते हैं ना, लेमन को स्क्वीज करना, निचोड़ देना, रोकना. तो ऐसे ही सेंट्रल बैंक वांट्स टू स्क्वीज द परचेजिंग पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पीपल. उसको कंट्रोल करना चाहता है कि लोग कम खर्च करें. अब कैसे कर सकते हैं, ना तो आरबीआई ने सीधे किसी को मनी देना है कैश, ना ही उनसे सीधे कोई ले सकता है. आपके या मेरे पास जो पैसे हैं, आरबीआई को भी ये राइट नहीं है कि हमसे कोई वो मांग ले या छीन ले, ऐसा कुछ नहीं कर सकता. तो देन व्हाट कैन इट डू, तो ये हेल्प करता है, हेल्प लेता है द प्रोसेस ऑफ दिस बोरोइंग, क्रेडिट. क्रेडिट के जरिए ये सारे काम करता है. ठीक है, तो क्रेडिट होता है किसी को उधार देना या उधार लेना या देना, जो भी बोल सकते हैं, लोन, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट. अब जो आरबीआई ये क्या करता है, व्हेन देयर इज टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसने परचेजिंग पावर को रोकना है, लोगों के पास मनी को थोड़ा उसकी अवेलेबिलिटी को कम करना है, रिड्यूस करना है. तो ये क्या करता है कि कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है एंड इट चार्जेस हाई बैंक रेट ऑन दैट. ठीक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. फिर एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक भी दे ऑल्सो डू द सेम बिहेवियर विद द पब्लिक. तो उनके पास जब लोग जाते हैं कमर्शियल बैंकों के पास at the time of inflation, तो commercial banks also lend them money at a very high rate of interest. ठीक है,
उनके इंटरेस्ट को सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कहना है, और आरबीआई जो चार्ज करता है दैट इज गिवन ए पर्टिकुलर नेम, दैट इज बैंक रेट। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड एक्सपेंसिव लोन्स टू द पीपल। एक्सपेंसिव लोन मतलब लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इन दैट केस पीपल टेंड टू बोरो लेस। जब किसी को अपने लिए हुए लोन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, ब्याज हमें ज़्यादा देना पड़े, तो हमारी कोशिश होती है कि कम उधार लिया जाए, क्योंकि कोई भी इतना ब्याज महंगे इंटरेस्ट के ऊपर नहीं लेना पसंद करता है ना, फालतू का खर्च होता है। आप या मैं कोई भी हो, हमें कोई कहे कि 25% इंटरेस्ट के ऊपर उधार लो, तो हमें पहले तो सोचेंगे ना 100 के पीछे 25 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर साइड कोई हमें कहे कि 100 के पीछे 5% इंटरेस्ट के ऊपर उधार ले लो, तब हम ज़्यादा खुशी से ले लेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज़ कंपैरेटिवली लेस। ठीक है, तो जब होता है इन्फ्लेशन तो आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। एज ए रिजल्ट कमर्शियल बैंक्स दे ऑल्सो इंक्रीज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वेन एवर दे लेंड मनी टू द ऑर्डिनरी बिजनेसमैन या ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस पीपल दे टेंड टू टेक लेस लोन्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। कम लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। ठीक, तो जब कम लोन लेंगे इसका मतलब उनके हाथों में लेस मनी विल गो और वो थोड़ा कम खर्च करेंगे। जो उनके पास है वो तो रहना ही रहना है। यहाँ पर ऑल दिस इज रिलेटेड टू क्रेडिट पार्ट, उधार देना, क्योंकि अगर ज़्यादा मनी आ जाए, लोन के जरिए भी आ जाए, तो भी लोग खुला खर्च करते हैं। अब क्योंकि लेस लोन्स आर बीइंग टेकन तो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। नाउ ऑन दी अदर साइड इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, तो जो स्टेट सेंट्रल बैंक है इट रिड्यूसेस द बैंक रेट, means it provides cheap loans to the commercial banks. As a result, commercial banks they also charge less rate of interest from the public and liberal loans are provided. मतलब कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खुले दिल से बड़े आराम से लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड पीपल ऑल्सो फिर दे ऑल्सो फील एनकरेज्ड कि ठीक है वेरी लेस इंटरेस्ट इज टू बी पेड, चलो ले लेते हैं लोन, नहीं भी ज़रूरत तो भी ले लेते हैं। ठीक है ना, फालतू के कामों के लिए भी ले लेते हैं। तो इन दैट केस दैट इज़ ए वे टू इंजेक्ट क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड बैंक रेट इज केप्ट लेस and at the time of inflation bank rate is kept high and as a result commercial banks also behave in the same manner. ये हमने कल अच्छे से कर लिया था. Now I am coming to this part, third point, cash reserve ratio. Now cash reserve ratio means that part, that percentage of the total deposits of the commercial banks which they have to keep with themselves always, not with themselves sorry, which they have to keep with the RBI always. ठीक है, फिर से सुनो. Cash reserve ratio is that percentage of the total reserves of the commercial banks which they have to keep with the RBI. अब कौन से डिपॉजिट्स, यहाँ बुक में लिखा हूँ ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. ठीक है, नेट डिमांड, नेट वर्ड का मैंने पहले भी बताया, नेट का मतलब सिर्फ ये है कि जो बैंकों का आपस में उनका ट्रांजेक्शन्स होती है, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, उनको निकाल देना है. मतलब एक बैंक दूसरे बैंक में डिपॉजिट करता है या लेता है, जो भी है उनका आपस का जो भी काम चल रहा है उसको नहीं लेना, उस मनी को नहीं लेना. जो आम लोगों के मनी है वहाँ पे, चाहे वो सिंपल अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट्स में, जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, मेरा है, तो वो कौन सा अकाउंट है, सिंपल सेविंग्स बैंक अकाउंट उसको बोलते हैं. तो उसमें हमारे जो भी मनी पड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, हम कभी भी निकाल सकते हैं वो वाले पैसे. प्लस जो हम आम सभी लोगों के जो बैंकों में टाइम डिपॉजिट्स हैं, टाइम डिपॉजिट मतलब जो भी लोगों ने एफडीज करवाई हुई हैं वही टाइम डिपॉजिट होते हैं. तो आम लोगों के नॉर्मल रूटीन अकाउंट्स में जो पैसे हैं प्लस आम लोगों के जो एफडी अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, उन दोनों में से उस पैसे का, उस मनी का कुछ हिस्सा कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है विद आरबीआई. ठीक है, अगर आपको ये वर्ड नहीं याद हो ना, नेट डिमांड एंड टाइम, तो आप इसको सीधा छोड़ सकते हो. यू कैन जस्ट सिंपली राइट कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू कीप a minimum percentage of their total deposits with the RBI. इतना भी लिख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, अब क्या करता है RBI, हमेशा उसके पास पड़े रहते हैं, वो कोई उसको कोई स्नैच नहीं कर लेता है, बट एक रिजर्व के तौर पे अपने पास रखता है. ये इसको मिनिमम रिजर्व भी कई बार बोल देते हैं कि भाई कम से कम इतना मनी रखना ही पड़ता है. अब दो सिचुएशंस आर टू बी सीन. अब मान लो टाइम है इन्फ्लेशन का, अब आरबीआई चाहता है कि लोगों को कम लोन जाए, उनके पास कम क्रेडिट जाए, तो ये क्या करता है, आरबीआई इंक्रीजेज द सीआरआर. इंक्रीजेज द सीआरआर का मतलब है कि ये कमर्शियल बैंकों को कहता है कि अब आप मेरे पास ज़्यादा मनी रखो. मान लो पहले 30% है, मैंने शायद कल भी यही बोला था, 30% है रूटीन में. अब मान लो आरबीआई इन्फ्लेशन का टाइम है, इट आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स टू कीप 40% ऑफ देयर रिजर्व्स. ठीक, तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने पैसे अपने पास बच जाएंगे,
100 में से 40 निकाल दो, 60 रुपए बचे। तो अब 60 रुपए कमर्शियल बैंक लोगों को लोन दे सकता है। और पहले कितना था, जब 30 रुपए रखता है रिजर्व के तौर पे, देन कमर्शियल बैंक्स वर हैविंग द कैपेसिटी टू एक्सटेंड लोन्स अप टू 70 रुपीज, है ना। तो अब क्या हो गया, पहले से कम रुपए बच के देने के लिए लोगों को, लोन देने के लिए। तो दैट मीन्स इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। कि जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई वांट्स कि कमर्शियल बैंक्स शुड गिव लेस लोन्स टू पीपल। और उसके लिए अब उनकी कमर्शियल बैंकों की कैपेसिटी को कैसे रोका जाए। जैसे मैं ही आपको कह दूं कि आप अपने मनी का ज़्यादा हिस्सा मेरे पास रखो, तो आपके पास ऑब्वियसली कम ही पैसे बचेंगे जो आप अपने किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेम थिंग इज हियर। तो ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन टाइम आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर एंड रिवर्स हैपन्स इन केस ऑफ डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में क्या करता है आरबीआई, इसको रिड्यूस कर देता है। तो जैसे पहले 30% रखने को कहता है, अब मान लो कह देता है कि आप जी सिर्फ मेरे पास 20% रखो। तो अब कमर्शियल बैंक्स अपने 100 रुपए के डिपॉजिट में से, सपोज नाउ दे हैव टू कीप 20 रुपीज विद द आरबीआई। तो वट अमाउंट इज लेफ्ट विद देम, 80 रुपीज, ठीक है। नाउ दे हैव मोर मनी विच दे कैन एक्सटेंड एज लोन टू पीपल, ठीक है। 80 रुपए दे सकता है कि फ्री पड़े हुए हैं, मतलब बाकी सब कामों को निकाल के एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। नाउ इट कैन गिव दैट 80 रुपीज टू पीपल एज लोन। तो दैट मीन्स मोर लोन्स कैन बी गिवन। इसमें लोगों का कुछ नहीं है, इसमें बैंक का रोल है, ठीक है। कमर्शियल बैंक की एबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है और उसको ही डिमिनिश किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। हु इज डूइंग दिस वर्क, दिस इज बीइंग डन बाय आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इट इंक्रीजेस सीआरआर एंड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन इट रिड्यूसेस सीआरआर, ठीक। सिमिलर इज द केस ऑफ दिस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मीनिंग होता है और कुछ नहीं, रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज सेम, ओनली डिफरेंस इज कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे हैव टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स विद देमसेल्व्स। कौन से डिपॉजिट्स, वो वही रहेगा, नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। लाइबिलिटी या डिपॉजिट एक ही बात है। डिपॉजिट हम जमा करवाने वाले पर्सन की साइड से बोल देते हैं, लाइबिलिटी बैंक की साइड से, अभी उसने एक टाइम, फिक्स टाइम के बाद हमें वापस करना है पैसा, ठीक है, बात एक ही है। तो जो कमर्शियल बैंक्स ने वो पैसे जो हमेशा ही अपने पास रखने ही होते हैं एज रिजर्व, ऑलवेज दे हैव टू रिटेन विद देमसेल्व्स। उसमें से कुछ खर्च नहीं करना है, उसमें से कुछ भी किसी भी काम के लिए यूज नहीं करना है, ठीक। जैसे आप घर से बाहर जाओ, आपके पेरेंट्स आपको 500 रुपये दे दें और उसमें से कहें कि बेटे 100 रुपीज़ अपने पास रिजर्व रखना, बाकी के 400 रुपये आप खर्च कर सकते हो जो भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने कोई भी इमरजेंसी हो जाए, आपने वो 100 रुपीज़ को नहीं छेड़ना है। यू डोंट हैव टू टच दोस 100 रुपीज़। बाकी के 400 को आप जैसे मर्जी यूज़ करो, आपकी विश है, आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सेम थिंग इज़ हियर। जो आरबीआई है, इट आस्क्स द कमर्शियल बैंक्स टू keep a minimum percentage of their total net demand deposits and time deposits with themselves. This money is to be always kept reserved, ठीक है। तो that is why it is called statutory liquidity ratio. liquidity का मतलब होता है कैश फॉर्म में अपने पास रखने हैं, स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी तौर पे, इट इज गाइडेड बाय द आरबीआई। तो अब क्या होता है, जब होता है टाइम, पहले मैंने डिफाइन किया, नाउ टू सिचुएशन, अब जब है इन्फ्लेशन का टाइम, तो आरबीआई क्या करता है, इट गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज दिस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। उनको कहता है कि अपने पास ज़्यादा रिजर्व रखो, ज़्यादा रिजर्व रखेंगे तो लेस मनी विल बी लेफ्ट विद द कमर्शियल बैंक विच इट कैन ऑफर फॉर लोन। पैसे मान लो 100 रुपये हैं, उसमें से पहले है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मान लो 20 रुपीज़, 20%, ठीक है। तो अब आरबीआई कहता है नहीं 20 नहीं, आप अपने पास 40 रुपये रखो। तो बाकी कितने बच गए, अब 60 रुपये बचे। दैट मीन्स पहले की बजाय एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम, नाउ लेफ्ट मनी इज लेफ्ट विद द आरबीआई। पहले 100 में से 80 रुपये बच रहे हैं जिसको लोन दिया जा सकता है, अब 100 में से 60 रुपीज़ बच रहे हैं जिसको लोन दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टाइम RBI asks the commercial banks to increase this statutory liquidity ratio, ये बढ़ा दी जाती है, मतलब RBI ही बढ़ा के बताता है। तो कमर्शियल बैंक्स दे जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर ओनली, अपनी ओर से नहीं कर सकते, उनको फॉलो ही करना होता है। जितनी भी बताई है RBI ने उतनी रखनी है, उतना अमाउंट रखना है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे दिस SLR इज इंक्रीज्ड। तो रिजल्ट क्या होता है कि नाउ कमर्शियल बैंक्स हैव लेस मनी विद देम, they can offer less loans to the people. As a result, this injection of money supply, the injection of credit in the economy, that is controlled. उसको रोका जा रहा है, उसको चेक किया जा रहा है। Now reverse case, if there is deflation,
तो डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई चाहता है कि लोगों को खुले लोन दिए जाएं, क्योंकि उनकी डिमांड कम है, उनके पास परचेजिंग पावर, इनकम कम है, तो थोड़ा सा उनको लोन खुले तौर पे, लिबरल लोन, लिबरल माने एट लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको लोन दिया जाए। तो एट दैट टाइम द आरबीआई रिड्यूसेस दिस एसएलआर, इसको कम कर देता है। जैसे पहले मैंने बोला 20% है, तो अब इट नाउ गाइड्स द कमर्शियल बैंक्स की भी नहीं जी आप 20% ना रखो, आप 10% रखो, ठीक है। अब 10% रखने का मतलब 10 रुपीज़ बचा के रखने हैं, बाकी कितने बच गए 90 रुपीज़। तो अब कमर्शियल बैंकों के पास पहले की बजाय ज़्यादा मनी बच गया, 90 रुपये वो लोन के तौर पे लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। पहले 80 रुपये दे सकते थे, अब वो 90 रुपये मतलब ज़्यादा मनी ऑफर कर सकते हैं। तो लोग भी जाते हैं बैंकों में, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको मिल रहा है आराम से, तो लोग भी जाते हैं अपना लोन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों के एक्शन की बजाय हमारा मेन स्ट्रेस जो एक्सप्लेनेशन का होगा दैट विल बी टुवर्ड्स बैंक साइड, कि बैंक क्या करता है। अब लोन के लिए किसी को वो नहीं कर सकते फोर्सफुली, वी कांट से एनीवन टू गो टू बैंक टू टेक लोन, बट लोग अपने आप ही देखते हैं कि भी उनको इजीली मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके अकॉर्डिंग पीपल दे बिहेव इन द इकोनॉमी, ठीक है। ये दोनों जो हैं CRR एंड SLR कंबाइंड, दे आर नोन एज, टेकन टुगेदर दे आर नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है जी। यहाँ तक हमने किया था। नाउ नेक्स्ट इज रेपो रेट। नाउ रेपो रेट का मतलब होता है सेम मीनिंग एज वी हैव डन इन केस ऑफ बैंक रेट, ओनली डिफरेंस इज कि जो बैंक रेट होता है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज पेड बाय कमर्शियल बैंक्स टू RBI व्हेन दे टेक लोन फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए जब लोन लेना होता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है आरबीआई, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। एट द अदर, ऑन द अदर साइड, व्हेन आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, वेरी लेस टाइम के लिए लोन देता है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। अदरवाइज दोनों सेम है, दोनों में आरबीआई चार्ज करता है, और किससे चार्ज करता है, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, व्हेन इट चार्जेस, व्हेन कमर्शियल बैंक्स दे टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक। सिर्फ डिफरेंस बस इतना ही है, टाइम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। रेपो रेट मतलब वो इंटरेस्ट जो शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन लेते हैं तो जो देना पड़ता है, देन द नेम इज कॉल्ड रेपो रेट। और वही लोन जब लॉन्ग पीरियड के लिए लिया जाता है तो उसको ही कह देते हैं बैंक रेट। अदरवाइज रेस्ट ऑल थिंग्स, ऑल डिटेल्स आर सेम, ठीक। सो इसका भी सेम ही है। सो अब मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाऊंगी, जो बैंक रेट के साथ होता है वही इसके साथ है, बस टाइम का डिफरेंस है, ठीक। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, अब आप सोच के बताइए क्या हो सकता है, व्हाट इज टू बी डन टू रेपो रेट। अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई एक्सपेंसिव करना चाहता है लोन्स को, तो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द रेपो रेट, ठीक है ना। रेपो रेट को बढ़ा देगा, बढ़ाने का मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा, एक्सपेंसिव लोन मिलेगा, तो आगे जाके वो लोगों के साथ भी वही बिहेवियर करेंगे, वो भी लोगों को महंगा लोन देंगे। एक्सपेंसिव लोन का मतलब वो भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे। ऑन दी अदर साइड, अगर वो डिफ्लेशन का टाइम, तो एट दैट टाइम रेपो रेट जो है आरबीआई उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। कम करने का मतलब कि अब ये कमर्शियल बैंक्स को कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे देता है, उसके बदले में कमर्शियल बैंक भी आगे वही बिहेवियर करते हैं, वो भी लोगों को कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों का बिहेवियर सेम है, रेपो रेट और बैंक रेट का, बस ओनली डिफरेंस मीनिंग में यही आना है कि रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स बाय आरबीआई, और बैंक रेट है विच इज चार्ज्ड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, बस, और कोई डिफरेंस नहीं, रेस्ट ऑल डिटेल्स आर सेम, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट which is provided, which is given by the RBI to commercial banks when RBI borrows money from commercial banks। अब उल्टा उल्टा हो गया, अभी तक मैंने जितना बोला उसमें क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक्स दे आर बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक। अब ऑपोजिट, अब मान लो आरबीआई ने बोरो करना है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक। और ये एक नॉर्मली ये नहीं किया जाता है, ये सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्क इज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो कैसे है हम दोनों ही समझ लेते हैं। मीनिंग इज कि जब आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, देन इट ऑल्सो हैज टू पे सम इंटरेस्ट ऑन दैट, ठीक। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। फिर से सुन लो, व्हेन आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, देन इट ऑल्सो गिव्स सम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक्स, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट, ठीक। अब जब टू सिचुएशंस देख लें, नॉर्मली ये वाला जो मेथड है, टूल है, इट इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ सपोज देयर इज एक्सेसिव डिमांड, इन्फ्लेशन है मार्केट में,
अब कमर्शियल बैंक जो आरबीआई है, इट वांट्स कि कमर्शियल बैंकों का जो के पास जो भी एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, जो वो आगे लोगों को लोन दे सकते हैं, उस मनी को रोकना है, उस मनी को कंट्रोल करना है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर आप मुझे लोन दोगे, आरबीआई टेल्स कमर्शियल बैंक्स कि भाई अगर आप मुझे लोन दोगे आरबीआई को, तो हम आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, आप किसी और को ना दो, आप हमें लोन दो, आरबीआई को दो, तो देन वी विल प्रोवाइड यू वेरी गुड एंड इफेक्टिव वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो जब ये ऐसी ऑफर करता है, तो अब कमर्शियल बैंकों का तो नाम ही कमर्शियल है, कमर्शियल मतलब वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने जो उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े होते हैं, फालतू के पैसे, फालतू तो नहीं कहेंगे, फालतू इन द सेंस कि भी जो वो लोन के तौर पे दे सकते हैं, तो नाउ दे ऑफर दैट मनी टू द आरबीआई। वो खुशी खुशी से दे गिव दैट लोन टू द आरबीआई। लोगों को नहीं देते, आरबीआई को दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आरबीआई उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, तो उनको तो फायदा ही हो रहा है। तो व्हेन दे गिव देयर एक्स्ट्रा मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन टू आरबीआई, तो अब उनके पास अपने पास क्या बच जाएगा, वेरी लेस अमाउंट इज लेफ्ट, क्योंकि ज्यादा पैसे तो उन्होंने दे ही दिए लोन के तौर पे आरबीआई को। ठीक, तो अब उनके पास क्योंकि कम पैसा बचेगा, तो नाउ दे विल नॉट ऑफर मोर लोन्स टू द ऑर्डिनरी पब्लिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पैसे उतने ही हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बट लोगों को नहीं देते, उसकी बजाय वो आरबीआई को ही उधार दे देता है, और अपने पास फिर कम बच जाता है। आरबीआई को उधार देने का फायदा ये है कि वहां से उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, इस करके दे देता है। अपने पास बच के कम मनी, तो अब कम मनी विल बी ऑफर टू द पब्लिक, मतलब लोगों को नहीं दिया जाता है या बहुत बहुत ही कम दिया जाता है। अब ये काम कब करता है आरबीआई? नॉर्मली इट डज दिस वर्क एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, जब आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल द एबिलिटी टू लेंड लोन्स टू पब्लिक, एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू लेंड लोन्स टू द पब्लिक। ठीक है, आपकी कैपेसिटी को रोकना है, तो मैं आपको किसी दूसरी तरफ जाने की बजाय अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, ये काम किया जाता है। ठीक, तो अगर हो तो एनी हाउ हम दोनों तरह के केस कर लेते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड, राइज बढ़ा दी जाती है। एंड अगर हो डीफ्लेशन का टाइम, तो डीफ्लेशन के टाइम पे क्या करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। कम करने का मतलब कि आरबीआई कहता है कि अगर आप कमर्शियल बैंक्स, कि अगर आप मुझे लोन दोगे तो मैं बहुत बहुत कम इंटरेस्ट दूंगा। ठीक, तो अब कमर्शियल बैंक वो सोचते हैं कि अगर हम आरबीआई को लोन देते हैं तो देन वी विल गेट वेरी लेस इंटरेस्ट, बट अगर हम लोगों को देते हैं, आम लोगों को देते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली हमें थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आप देखो, आप अपने आप का एग्जाम्पल लो, आपके पास 2-3 लोग हैं, लोन लेने के लिए आते हैं, तो आप किसको लोन देना पसंद करेंगे? दैट पर्सन हु इज ऑफरिंग मोर इंटरेस्ट टू यू। कोई भी आम वो पर्सन यही बिहेवियर होगा। ठीक है, तो जब आरबीआई कहता है कि हम बहुत कम इंटरेस्ट देंगे, तो कमर्शियल बैंक्स फिर कहते हैं ठीक है जी भी, हम आपको लोन नहीं देते हैं, हम आम लोगों को दे देंगे, वहां से हमें कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आरबीआई, इसका मतलब इनडायरेक्टली इट वांट्स कमर्शियल बैंक्स टू गिव देयर लोन्स टू द पीपल ओनली। आप नहीं कंट्रोल करना चाहता, आप नहीं लेना चाहता, बल्कि इनडायरेक्टली इट वांट्स कमर्शियल बैंक्स कि वो आम लोगों को ज्यादा लोन दें। ठीक है, तो कीपिंग दैट टारगेट इन माइंड, रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो सीधा सीधा पॉइंट क्या बन गया, रिवर्स रेपो रेट इज इंक्रीज्ड एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। ठीक, ये पॉइंट अगर आपको ना भी याद हो, इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, बस डेफिनेशन याद कर लेना, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है ये। ऐसे ही रेपो रेट की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आगे उनकी एप्लीकेशन याद नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम, वो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर मान लो ये आता है ना क्वांटिटेटिव टूल्स, आप बाकी के आप 4 कर सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हैं इन केस यू आर नॉट एबल टू राइट सो इफेक्टिवली। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट वन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, शॉर्ट फॉर्म इसको इट इज शोन एज OMO। अब इसका मीनिंग क्या होता है? OMO का मीनिंग है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, कि जो सेंट्रल बैंक है, अभी आपको याद है, एक थोड़ा सा पहले इसका एक फंक्शन वी हैव डन, कि सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये याद है ना, पीछे जो फंक्शन किए, गवर्नमेंट्स बैंक, तो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ऑल द बैंकिंग एक्ट्स दे आर परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई। ठीक, तो अब आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर ये कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं, गवर्नमेंट आस्क्स द आरबीआई
कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर ये काम करो तो करता है, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से शुरू हो जाए। सो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सेल एंड परचेज करता है। फिर से सुन लीजिए, on the what can we say, on the instruction of the government of the country, अगर गवर्नमेंट कहे तो आरबीआई स्टार्ट्स फंक्शनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। फिर क्या करता है, उसमें क्या काम करता है, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं और जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये क्या होते हैं वो मैं अभी बताती हूँ। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स की सेल परचेज शुरू कर देता है, स्टार्ट करता है, बट किसकी डायरेक्शन के ऊपर, गवर्नमेंट की कहने से, गवर्नमेंट की डायरेक्शन से। ठीक, जब वो सेल परचेज करता है तो जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हम आगे अभी करते हैं। बट हियर आई जस्ट वांट टू लेट यू नो द ब्रीफ मीनिंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये आपने डिफाइन ही करनी है, कोई लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है, बुक में दिया नहीं ना हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या। कुछ भी नहीं है। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है कि वो सर्टिफिकेट, ऐसे बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट। जैसे आपको याद है स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटर हाउस, तो कोई सर्टिफिकेट मिलता है ना पार्टिसिपेशन का या प्राइज का कोई मिलता है, तो सेम वे ऐसे बोल सकते हैं। सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का ऑथराइज किया हुआ, उसके ऊपर इशू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इशू किया होता है और उसके ऊपर लिखा होता है दिस भी, इस लेटर, इस डेट के ऊपर आपको, अगर आप आज परचेज करते हो तो इस पोस्ट डेटेड, मतलब फ्यूचर में इस तारीख को आपको इसको वापस किया जाएगा, और साथ में उसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। और नॉर्मली जो ट्रेजरी बिल होते हैं सिर्फ ये है कि वो 1 साल तक की उनकी मेच्योरिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। और 3 टाइप्स के ये होते हैं, एक होता है 91 डेज के ट्रेजरी बिल्स, एक होते हैं 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स, और एक होते हैं 364 डेज के। अब आप डेज को आप ध्यान से देखो, मंथ बनाओ तो कितने बने, 91 डेज, एक दिन ज़्यादा, 3 महीने हो गए। 30 डेज का एक माने मंथ माने तो 3 महीने हो गए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 3 महीने का ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, मतलब 3 महीने के बाद वो पैसे गवर्नमेंट वापस कर देगी, या वो 91 डेज, 91 डे का मतलब हो गया तकरीबन 6 महीने, यही हुआ ना, 30 दिन का एक मंथ माने तो 6 महीने, 6 मंथ्स। और 364, एक दिन कम, 1 साल हो गया। तो 3 ये अलग अलग टाइम पीरियड होता है, मतलब साल से ज़्यादा नहीं होते, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को जब क्विक कुछ ज़रूरतें होती हैं तो ये इशू कर सकते हैं। करता कौन है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट नहीं कोई इस काम को डील करता, तो उसको बोल दिया जाता है ट्रेजरी बिल। ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है। इसको गवर्नमेंट के, आपने वर्ड सुना होगा बॉन्ड्स, BONDS, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोल देते हैं। ये भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट मतलब लोगों से लोन इकट्ठा करने का एक तरीका है, पब्लिक डेट बोलते हैं ना, पब्लिक बोरोइंग। तो लोगों से पैसा लेना है तो क्या कुछ कोई तो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। तो जब थोड़े से लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर, मेच्योरिटी पीरियड कोई भी हो सकता है, 5 साल 10 साल कुछ भी हो सकते हैं। तो जब थोड़े लंबे टाइम के लिए लोन लेते हैं गवर्नमेंट, तो उसको ही हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेक्निकली। और जब 1 साल से कम ड्यूरेशन का होता है तो उसको ही कह देते हैं ट्रेजरी बिल्स। ठीक, अदरवाइज दोनों ही तरह के जो लोन है दे आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एश्योर करती है कि उसकी आगे पेमेंट भी हो। ये नहीं कि बाद में गवर्नमेंट मुकर जाए, नहीं जी हमने नहीं देने पैसे, गवर्नमेंट को देने ही पड़ते हैं कानूनी तौर पे। इट बिकम्स ए लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू रिटर्न द मनी एट द प्रिस्क्राइब्ड डेट, जो भी ड्यू डेट है। तो एनी हाउ, बस ये इसका छोटा सा मीनिंग था। अब हमने आ जाना है मेन बात के ऊपर। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल एंड परचेज ऑफ दीज ट्रेजरी बिल्स या सिंपली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज डन बाय द आरबीआई। बस ये मीनिंग है। अब 2 सिचुएशंस, नाउ इमेजिन की सिचुएशन है इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो आरबीआई है, इट वांट्स टू रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, उनकी मनी को थोड़ा कम करना है, उनके खर्चने की एबिलिटी को कम करना है। तो एट दैट टाइम आरबीआई स्टार्ट्स सेलिंग द दीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनकी सेल करनी शुरू कर देता है। सेल करने का मतलब कि सर्टिफिकेट देता है। और जब हम कोई चीज़, आप देखो, आप जब जाते हो, बाजार जाते हो, मार्केट में, तो आप पैसे देते हो तभी कोई चीज़ लेके आते हैं ना, फ्री में तो नहीं आ जाती। तो ऐसे ही जब ये ऑफर करता है आरबीआई की भी ठीक है हम अभी सिक्योरिटीज़ देना चाहते हैं, पब्लिक में अनाउंस किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है थ्रू न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, ये बताया जाता है, स्टॉक मार्केट जो होती है वहाँ पे बताते हैं। तो जो जब ऑफर करता है सेल करने के लिए, तो लोग पैसे देके इस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के पेपर को खरीद लेते हैं।
ठीक। अब जब खरीदा है तो इसका मतलब पैसे किसके पास चले गए, आरबीआई के पास चले गए। नाउ आरबीआई के पास सीधे नहीं जाते, मतलब लोग तो अपने ऑर्डिनरी जो भी कमर्शियल बैंक के चेक काट के देते हैं ना, ये सारा काम कोई कैश में नहीं, सारा चेक के जरिए ही होता है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए। तो चाहे लोग खरीदें, चाहे कोई देश के जो कमर्शियल बैंक है वो परचेज कर लें, इट हार्डली मैटर्स। ठीक, पैसे सारे बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही जाएंगे आरबीआई के पास। तो एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन जो आरबीआई है, इट स्टार्ट्स सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जब सेल करता है तो सिक्योरिटी के पेपर चले जाते हैं लोगों के पास, और लोगों के पास का जो मनी है दैट कम्स टू आरबीआई, उनके पास पैसे आ जाते हैं क्योंकि लोगों ने खरीद चुके हैं। ठीक, ऑन दी अदर साइड तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, पैसे उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिए, जो पैसा खर्चना था अब वो खर्चा नहीं बल्कि गवर्नमेंट को दे दिया, सॉरी आरबीआई को दे दिया। ठीक है, ऑन दी अदर साइड जब होता है डिफ्लेशन का टाइम, तो उस टाइम पे आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास पैसे हों, वो खर्चें, वो जाएं मार्केट में डिमांड करें, है ना। तो उस समय क्या करता है आरबीआई, स्टार्ट्स परचेजिंग दोज सिक्योरिटीज, अनाउंस करता है कि अब हम विलिंग हैं, हम अपनी जो पहले बेची हुई थी सिक्योरिटीज अब हम उसको खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट भी ऑफर करता है। अदरवाइज देखा जाए तो मेच्योरिटी टाइम होने पे ही कोई आएगा ना, दिन मतलब खत्म होगा, पहले तो नहीं हो सकता। बट इन इमरजेंसी सिचुएशन अगर आरबीआई चाहे कि डिफ्लेशन का टाइम है तो उस समय ऐसे भी कर सकते हैं कि आरबीआई स्टार्ट्स परचेजिंग दो सिक्योरिटीज। तो लोगों को कहते हैं कि आपके पास वो जो सर्टिफिकेट थे आप आके हमें दे दो, वापस करो, और बदले में क्या है आप अपने पैसे वापस ले जाओ, सर्टिफिकेट हमें वापस कर दो, और बदले में कि हम उसको खरीद रहे हैं और मनी दे दिया जाता है टू पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब वो जो मनी है अब लोगों के हाथ में आ गया, अब नाउ पीपल आर फ्री टू स्पेंड दैट मनी, उनके पास पैसे आ जाते हैं, वो खर्चने स्टार्ट करते हैं। सी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मनी हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको कोई घर में संभाल के अलमारी में रख लिया बस, खर्चनी नहीं है। जब भी मनी होता है लोगों के पास तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है खर्च करने की, लोग खर्चते हैं उसको। जब भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं तो उसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी के ऊपर, उसका एक रिपल इफेक्ट पड़ता है। रिपल का मतलब जैसे आप देखो किसी पॉन्ड में एक कोई पत्थर मारो ना छोटा सा, तो एक लहर सी बनती है, सारी वेव सी बन जाती है, तो सबके ऊपर उसका पूरा पानी हिल जाता है। तो सेम वे जब भी एक सिंगल पर्सन भी कोई खर्च करता है तो उससे उसके खर्चने से 15-20 लोगों के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो चीज़ बनी होगी, कहीं ना कहीं अल्टीमेट उसका एंड पॉइंट होगा, जितने भी लोग उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, सेल में, प्रोडक्शन में, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो व्हेन द टाइम ऑफ डिफ्लेशन इज देयर, तो एट दैट टाइम दीज सिक्योरिटीज आर दे आर परचेज्ड बाय द आरबीआई, और जब होता है टाइम ऑफ इन्फ्लेशन देन दीज सिक्योरिटीज आर sold by the RBI. So in this manner, ability to this purchasing power, ability of purchasing power that is controlled and expanded by the RBI. ठीक है, तो this was all about these quantitative tools. ठीक, now coming to qualitative tools, तो इसमें है फर्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। ये बहुत ही ईजी है, आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोन लेते हैं, आम पीपल, आम लोग, कोई आम हो या कोई इवन कमर्शियल बैंक भी लोन ले, कोई भी लोन ले, तो फ्री में लोन नहीं मिलता है, हमेशा कोई ना कोई कोलेट्रल रखना पड़ता है, कोई चीज़ गिरवी जिसको बोलते हैं ना, सिक्योरिटी के तौर पे रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये आम पब्लिक से रिलेटेड है कि व्हेन पब्लिक, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स दे गो टू बैंक फॉर टेकिंग लोन, तो जितना भी लोन उन्होंने लेना होता है ना, उसके अगेंस्ट कोई पहले अपना कुछ कीमती सामान, अपना कुछ वैल्यूएबल कोई सिक्योरिटी, कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है। तो बैंक क्या करता है, जितने पैसों का उसने लोन देना होता है, ठीक, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पहले उस आदमी के से लेके रखता है। ठीक, अब है उसी को, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितने पैसे का लोन देना है और उसके अगेंस्ट जितने पैसे के बराबर की, जितनी वैल्यू के इक्वल उसने सिक्योरिटी रखी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक लोन देना चाहता है 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपीज़ का, और उसके बदले में लोगों को कहता है कि आप पहले मेरे पास 110 रुपीज़ के इक्वल पहले कोई चीज़ की सिक्योरिटी रखो। सिक्योरिटी का मतलब चीज़ फिजिकल फॉर्म में नहीं, सिक्योरिटी मतलब ओनरशिप के जो पेपर होते हैं, कोई अपना कुछ, कोई ज्वेलरी है उतनी वैल्यू के बराबर की, या अपना कोई सर्टिफिकेट है, कुछ भी सेविंग के, कुछ भी एनीथिंग। तो पहले उसको बोलते हैं कि मान लो 110 रुपीज़ के इक्वल आप सिक्योरिटी रखो। ठीक, अब आप सोच के बताओ, क्या वो आदमी भाग सकता है, बैंक के 100 रुपये का फ्रॉड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने 100 रुपये लेके अगर भागने की कोशिश भी करे तो पहले उसके अपने 110 रुपये के बराबर का कीमती जो वैल्यूएबल सामान है वो बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक उसको
किसी भी टाइम उसको एनकैश